हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन विद सेंटर। ये लेक्चर आपका काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है बीएससी थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए। जिन भी स्टूडेंट यानी कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर में हैं वो लेक्चर को जा कहीं छोड़ना नहीं, क्योंकि ये इस लेक्चर में एक एक छड़ पे आपको काफ़ी सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। सो पूरा वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, मैं तो यही कहूँगी। बाकी आप सबकी मर्जी है, आप स्किप भी कर सकते हैं, एज योर विश। सो चलिए चलते हैं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर वाले ध्यान से सुन लें कि आज मैं यूनिट फर्स्ट के काफ़ी सारे यानी कि यूनिट फर्स्ट इस लेक्चर में आपका पूरी तरीके से कवर करूँगी मैं। ये वन शॉट है यूनिट वन का, बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री के यूनिट वन का। ये मैराथन क्लास यूनिट वन का है, जिसमें कि काफ़ी सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम्स में हर बार रिपीट होते हैं। ये जो मैं आज क्वेश्चन लेकर आई हूँ एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, यानी कि अगर आप इन टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं तो 101% की गारंटी देती हूँ मैं कि इससे बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे आपके चैप्टर वन यानी यूनिट वन से। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सारी मैंने बहस कर ली, सो बहस नहीं थी, आपको बस समझा रही थी कि कैसे कैसे क्या होता है। सो आई थिंक आप सभी समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं, पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे यूनिट्स कितने हैं। यानी कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर में हम जानते हैं 2 बुक है केमिस्ट्री का। फर्स्ट है केमिकल डायनेमिक्स एंड सेकेंड बुक है जो हमारा है वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। सो बुक का नेम तो हमारा होगा कि केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, और वो भी बीएससी थर्ड सेमेस्टर की केमिस्ट्री है। सो इसमें टोटल आपके 6 यूनिट होंगे, ओके, सॉरी 8 यूनिट होंगे, जो कि 4 यूनिट बुक वन से रहेगा एंड 4 यूनिट बुक सेकेंड से रहेगा। सो चलिए चलते हैं कि 4 यूनिट देखिए क्या क्या होते हैं हमारे फर्स्ट बुक के। केमिकल काइनेटिक्स फर्स्ट यूनिट, जैसा कि आज मैं कवर करूँगी, इसको आज मैं कम्प्लीटली कवर करूँगी विथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में कंप्लीट बुक कवर करूँगी, सॉरी कंप्लीट यूनिट कवर करूँगी। सो सेकेंड है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्ड है फेज इक्विलिब्रियम एंड फोर्थ है काइनेटिक थियोरीज ऑफ गैसेस। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूनिट ये आपका। अभी मैं बताऊंगी कौन कौन से यूनिट आपके काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि अगर कोई भी बच्चा अगर एग्ज़ाम में पढ़ के जाता है उस 2-3 यूनिट को अगर वो नहीं पढ़ पाया है किसी कारण से, वो एग्ज़ाम आ गया है पास में, वो नहीं अभी तक कुछ पढ़ा है, तो वो इन सभी यूनिट्स को पढ़ लेगा जो मैं अभी बताऊंगी आपको, तो वो एग्ज़ाम में तो पास तो हो ही जाएगा, उसके एवरेज मार्क्स तो आ ही जाएंगे। सो चलिए बैक लगने की चांस बिल्कुल नहीं रहेगी। तो चलिए अगले टॉपिक पे बात करते हैं, जो आपका यूनिट 5 है उसका नेम क्या है। यूनिट 5 का है लिक्विड स्टेट है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जैसा कि आप सभी का बुक ही है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में आप सभी को पढ़ना है। थियरी ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड 8th है जो आपका है वो है इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म। ये है आपके टोटल्स 8 यूनिट हो गए, जिसमें कि आज मैं फर्स्ट यूनिट को कवर करूँगी विथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर आप सभी समझ लीजिए कि ये जो बीएससी का एग्ज़ाम्स होता है इसमें चाहे फर्स्ट का हो, चाहे सेकंड का, चाहे थर्ड का, चाहे फोर्थ का, चाहे जिस सेमेस्टर का, आपका 6 सेमेस्टर होता है, तो 6 सेमेस्टर में चाहे जिस सेमेस्टर में बच्चे हों, वो आपका हर साल एग्ज़ाम में जो एग्ज़ामिनर्स होते हैं वो पेपर बनाते हैं, वो रिपीटेड क्वेश्चन का ही बनाते हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देते हैं। जो हर बार उन्होंने पूछा है वही देंगे, बस कुछ के सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं जिससे बार बार घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं ये लेक्चर आपका होने वाला है विथ नोट्स के साथ में, यानी को
मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसी क्लासेस देखी हुई हैं कि जिसमें सभी यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि बस ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखा देते हैं, देन टॉपिक बता देते हैं, लेकिन क्वेश्चन में लिखना कैसे है वो कोई नहीं बताता है। सो इस क्लास में मैं लिखना कैसे है वो भी साथ साथ बताते चलूँगी आपको। एग्ज़ाम में ऐसे लिखेंगे तो इतने मार्क्स पाएंगे, अच्छे से बताते चलूँगी। सो चलिए, बहुत इंट्रो हो गया इस टॉपिक के बारे में। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा मेन लेक्चर है ये आज का। तो हाँ, तो स्टूडेंट आ गए हम मेन टॉपिक पे। फर्स्ट ही यूनिट फर्स्ट जो है हमारा वो है क्या है, केमिकल काइनेटिक्स का फर्स्ट जो टॉपिक है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। ये 2 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम में आता है। आप सभी ये साथ के साथ में नोट डाउन करते चलिए, जो जो भी मैं बता रही हूँ कितने मार्क्स का आता है वो भी। ये वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है, या तो वेरी शॉर्ट में पूछेगा या तो शॉर्ट में पूछेगा, यानी कि या तो 5 मार्क्स में पूछेगा या तो 2 मार्क्स में पूछेगा। तो चलिए चलते हैं, क्या कहता है ये मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। आई नो, यानी कि मुझे आई होप, यानी कि मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को इतना तो ज़रूर पता होगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं। अगर कुछ स्टूडेंट को नहीं पता है सो मैं क्यों हूँ बताने के लिए। चलो चलती हूँ, बताती हूँ कि रिएक्टेंट क्या होते हैं। जब कोई भी एक या एक से अधिक मॉलिक्यूल, मैं थोड़ा हिंदी में समझाने का प्रयास करूँगी क्योंकि आप सभी काफ़ी मोस्ट स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि हिंदी मीडियम से आए होंगे, सो उनको भी समझ में आना चाहिए। तो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों वाले मैनेज कर लीजिएगा, और इंग्लिश मीडियम को हिंदी में तो समझ में आएगा। सो चलिए चलते हैं। रिएक्टेंट क्या होता है, अगर एक से अधिक मॉलिक्यूल्स जब इधर वाले को, यानी कि अगर सिंपल सी लैंग्वेज में समझिए, ये जो डैश है आपका, ये जो सैम्बल दिख रहा है, इसके इधर वाले को हम रिएक्टेंट कहते हैं, इधर वाले को प्रोडक्ट कहते हैं। तो देखिए, इट कैन, इसका डिफिनेशन देखिए, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड आयन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। यानी कि इट कैन बी डिफाइंड, हम इसको इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के रूप में, एटम्स के रूप में, एंड आयन्स के रूप में ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जो कि ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के आयन होंगे। यानी कि पार्टिसिपेटिंग इन अ केमिकल रिएक्शन, जो कि ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन, किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, एटम या फिर आयन, किसी भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल, एटम या आयन किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसकी मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं, यानी कि मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। आई होप इतना तो क्लियर हो गया होगा। सिंपल सी बात है, जब कोई रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, उसे ही हम मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। आप सभी को बस इतना डेफिनेशन 2 मार्क्स में लिखना है और एक एग्जाम्पल छोटा सा दे देना है ताकि ये एग्जामिनर खुश हो जाए। सो चलिए चलते हैं, आगे भी लिख सकते हैं आप, ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो किस फॉर्म में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड या क्लासिफाइड एज यूनिमॉलिक्यूलर। यानी कि अगर एक मॉलिक्यूल आपके रिएक्टेंट के पास पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर। अगर 2 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में तो बाई मॉलिक्यूलर कहते हैं, और 3 कर रहे हैं तो ट्राई कहते हैं। 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन अ केमिकल रिएक्शन, सो इट इज़ कॉल्ड पॉलीमॉलिक्यूलर। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या कहता है। देखिए यहाँ पर आपका क्या है, एक मॉलिक्यूल है जो कि रिएक्टेंट का है, वो क्या है, CaCO3 है। फिर इसके बाद प्रोडक्ट क्या फॉर्म कर रहा है, CaO प्लस CO2।
यानी कि ये जो रिएक्शन है ये कैसा रिएक्शन है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपके रिएक्टेंट हैं और रिएक्टेंट के ओनली ऑन मॉलिक्यूलर पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल रिएक्शन, सो इट इज़ कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर ऑफ दिस रिएक्शन। यहाँ पर देखिए वन मॉलिक्यूल आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी जल्दी थोड़ा मैं पढ़ाऊँगी क्योंकि यहाँ पर टॉपिक्स काफ़ी सारे हैं। यूनिट 1 मुझे आज ख़त्म करना है, सो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, जल्दी जल्दी देखिए। तो यहाँ पर देखिए 1 और 2 H2O प्लस Cl2 टू मॉलिक्यूलर पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में। यहाँ पर मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाएगी, सेकेंड हो जाएगी। यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर देखिए 2H। अब देखिए आप सभी सोच रहे होंगे कि 1 1 फिर यहाँ पर प्लस 1 हो जाता तो 3 हो जाता। ऐसा नहीं है। अगर यहाँ मैंने 2 लिख दिया ना, 2H2 प्लस 1Cl2 ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2 H2 के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्लस 1 Cl2 के, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर वही एग्जांपल है, देखिए 2HgCl2 के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्लस 1 SnCl2 के, यानी कि टोटल कितने कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं। 2 इसके कर रहे हैं, 1 इसके, तो 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस केमिकल रिएक्शन में। तो इट इज़ कॉल्ड पॉलीमॉलिक्यूलर या ट्राईमॉलिक्यूलर कह सकते हैं। तो आई होप मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन क्लियर हो रहा है। जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है सो टेक अ स्क्रीनशॉट। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो स्टूडेंट आपका सेकेंड टॉपिक है जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन है। ये भी काफ़ी बार एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है, तो ये आपका सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि ये 2 या 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है। तो चलिए क्या कहता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अ गिवन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इन अ टाइम इंटरवल। यानी कि किसी, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अ गिवन, किसी भी देखिए रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अ गिवन रिएक्शन, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी दिए गए रिएक्शन के लिए कैन बी डिफाइंड इज, हम डिफाइन यानी कि हम प्रदर्शित कर सकते हैं इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, यानी कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन, यानी कि हिंदी मीडियम वाले जिसको कहते हैं सांद्रता, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंज को इन अ टाइम इंटरवल, किसी भी टाइम इंटरवल में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के में चेंज को ही क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। यानी रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के चेंज कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है किसी टाइम के रिस्पेक्ट में, उसे ही क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो dx, यानी x हमने मान लिया कि कोई भी कंसंट्रेशन है, x को मैंने क्या माना कि कंसंट्रेशन है, और t को क्या माना, किसी टाइम इंटरवल में, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ टाइम इंटरवल, इट इज़ कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो dt मैंने क्यों लिखा, dx क्यों लिखा, ये क्योंकि यहाँ पर तात्क्षणिक, यानी कि किसी इंस्टेंट टाइम पर ये चेंज हो रहा है, इंस्टेंट ये कार्य हो रहा है। सो dx अपॉन dt इज इक्वल टू, डी को हम डेल्टा भी लिख सकते हैं, यानी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म समय या सूक्ष्म सांद्रता के लिए। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पर कुछ, यहाँ तो आपको अगर 2 मार्क्स में एग्जामिनर पूछता है तो बस आप यहाँ तक लिख कर आएंगे, क्यों, 2 मार्क्स के लिए सफिशिएंट है इतना। सो अगर 5 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में तो इसके लिए भी मैं लेकर आई हूँ। सो यहाँ लिखेंगे, आगे इसकी शुरुआत करेंगे कि ए टेंड्स टू बी, यानी ए लेट कर लिया मैंने कि ए क्या है, कोई भी रिएक्टेंट है, एंड बी क्या है, कोई भी प्रोडक्ट है। तो मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी ए का कंसंट्रेशन एट टाइम t1, यानी किसी समय t1 पर ए का कंसंट्रेशन इज x1, हमने किसी समय t1 पर जो a का कंसंट्रेशन है वो x1 मान लिया है, मोल प्रति लीटर, यानी मोल पर लीटर, ये क्या होता है, इसका यूनिट होता है। तो इसका यूनिट ये होता है।
तो फिर देखिए आफ्टर टी टाइम यानी टी टाइम के बाद यानी कि T2 आ जाएगा, तो इट विल डिक्रीज X2 मोल प्रति लीटर, यानी ये डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा X2 मोल प्रति लीटर में। देन रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट ए के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? माइनस, यानी कि रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे? सिंपल सी बात है, आपको लिखना है, एग्ज़ाम में इतना सारा ना लिखें, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ से लिखिए कि रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, यानी कि अगर हम लेट कर लीजिएगा कि T1 और T2 टाइम है किसी टाइम इंटरवल पर, X1 और X2 क्या है? आपका कंसंट्रेशन है। तो हम रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में यानी कि रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? X2 माइनस, यानी कि जो ऊपर मैंने क्या बताया था कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का फॉर्मूला क्या होता है? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, यानी कि कंसंट्रेशन आपका इसमें 2 है, तो X2 माइनस ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा दीजिएगा, और T2 माइनस T1। और माइनस क्यों लगाएंगे? क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे प्रोडक्ट बनेगा तो इसकी क्या होगी? इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होकर इसमें इंक्रीज करेगी, तो इसी को हम क्या कहेंगे? माइनस में लेकर चले आएंगे। तो हमेशा ये याद कर लीजिएगा कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट यानी अभिकारक हिंदी में कहते हैं, तो इसका जो होगा वो होगा माइनस में होगा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आप सभी को। तो चलिए, इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ बी, अगर हम बी का कंसंट्रेशन देखते हैं तो बी हमारा क्या है? बी हमारा प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को पॉजिटिव में लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिएक्टेंट का डिक्रीज होता है, प्रोडक्ट का क्या होता है? फॉर्म करता है, तो इंक्रीज होगा उसका कंसंट्रेशन, तो इसीलिए इसको क्या करते हैं? पॉजिटिव में लेते हैं। यहाँ से देखिए यूनिट क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, और यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल पर लीटर होता है। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट। इसको क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि ये 5 या 2 मार्क्स में पूछा जाता है। 2 मार्क्स में कैसे लिखना है मैंने वो भी बताया, 5 मार्क्स में कैसे लिखना है मैंने वो भी बताया। स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं अगले टॉपिक पे बात करूँगी। तो चलिए स्टूडेंट, यूनिट फर्स्ट के थर्ड टॉपिक हमारा जो है काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी हर साल आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सो चलिए चलते हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है, यानी कि रेट लॉ को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं वही इसमें है। ये पूछ लिया जाता है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू इट, इसके अनुसार द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट डिपेंड डायरेक्टली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि किसी भी जो केमिकल रिएक्शन का रेट होता है यानी कि सांद्रता होता है वो किस पे रेट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर। डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। सो एक होता है इफ़ मोर देन वन रिएक्टेंट, यदि एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे आर पार्टिसिपेटिंग इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि एक से अधिक जो रिएक्टेंट होंगे, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल यानी कि रिएक्टेंट अगर एक से अधिक होंगे तो क्या करेगा? तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ देयर कंसंट्रेशन। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो रेट किस पे डिपेंड करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन तो डिपेंड करने लगेगा ऑन द प्रोडक्ट देयर कंसंट्रेशन, यानी कि प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करने लगेगा। इसी को क्या कहते हैं? रेट लॉ एक्सप्रेशन। यानी कि रेट लॉ एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? तो जब कोई भी एक मॉलिक्यूल यानी एक रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो वो डायरेक्टली उसका रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड करेगा उसके कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर। अगर एक से अधिक रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करने लगेगा। यही क्या कहता है? रेट लॉ एक्सप्रेशन कहता है। तो देखिए
हमने ए बी दो मान लिए, क्या मान लिए कि एक से अधिक हमारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं और जो कि प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड किस पे कर रहा है? पहले तो कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किस पे? रिएक्टेंट पे। पहले तो यही कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है? रिएक्टेंट पर। फिर देखिए रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन हटेगा तो यहाँ पर इक्वल आएगा, तो यहाँ पर कांस्टेंट के आ जाएगा कि हमारा क्या है? रेट कांस्टेंट है। तो a टू दी पावर n एंड b टू दी पावर n, और यहाँ पर देखिए जो n है वो आपका क्या है? देखिए वेयर k इज अ रेट कांस्टेंट है इफ दी, सॉरी हाँ जी, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, यानी कंसंट्रेशन को ही इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये लिखा है जहाँ पर, इसका मतलब है कि ए का कंसंट्रेशन है एंड बी इज 1 मोल पर लीटर, देन तब रेट ऑफ रिएक्शन 1 के हो जाएगा। अगर इन दोनों का कितना, इन दोनों का क्या हो जाए? कंसंट्रेशन 1 हो जाए तो ये क्या आ जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल आ जाएगा, यानी कि रेट कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। तो यही इसमें कहा है, रेट लॉ एक्सप्रेशन यही कहता है। सो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और ये जो है ये यहाँ पर जो है एक और टॉपिक है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फैक्टर इंसुलेटिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है एग्जाम में, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। फैक्टर इंसुलेटिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, तो फर्स्ट क्या है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन का क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो जब हम टेम्परेचर को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। जब हम किसी भी टेम्परेचर को किसी भी केमिकल रिएक्शन के टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। यानी कि इससे हमें पता चल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। ओके, तो क्या कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हमें लिख के आना है। और देन यहाँ पर देखिएगा, अब देखिए इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इफ़ वी इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन देन द काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट विल बी इंक्रीजेज, इज विल द इंक्रीजेज टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज। यानी कि अगर हम टेम्परेचर, इफ़ वी इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, अगर हम रिएक्शन के टेम्परेचर को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, यानी कि बढ़ाएंगे, देन तब हमारा काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स, तो देखिए अगर टेम्परेचर को, रिएक्शन के टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन जो कर रहा है उसमें मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स और कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे वो तो रुके हुए थोड़ी ना होंगे, वो तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि गति की अवस्था में होंगे। गति की अवस्था में जब मोशन में होंगे तो उनमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी, तो उनकी बीच की काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। जब टेम्परेचर तो इससे टेम्परेचर इंक्रीज होगा और इसमें क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। सो आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड देखिए, सेकेंड फैक्टर क्या है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो प्रेशर पर PV, हम जानते हैं PV बराबर क्या होता है? nRT। यहाँ पर देखिए आप सभी जो हैं, जब हम एक वेरिएबल की बात करते हैं तो दूसरे वेरिएबल को क्या करते हैं? कांस्टेंट रखते हैं। तो जब हम एक वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे, यानी कि अगर हम P की बात कर रहे हैं तो हम V को क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। ये सभी नोट है, शॉर्ट नोट है, हिंट है आप सभी के लिए, जो मैंने काफ़ी सारे अच्छे से इस नोट को तैयार किया है आप सभी के लिए, जो मैंने पॉइंट देखा है जहाँ पर समझा है कि हाँ स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आ सकता है, तो सेम ऐसे ही आप सभी नोट्स बनाइएगा अपना, ताकि आप सभी अगर बाद में भी पढ़े तो आप सभी को क्लियर हो जाए, एक बार में ही क्लियर हो जाए। सो चलिए चलते हैं।
पी भी बराबर एन आर टी, ये आपका प्रेशर का फॉर्मूला होता है। तो पी भी बराबर एन आर टी, तो पी इज इक्वल टू, हम इसको क्या कर लेंगे, कांस्टेंट कर लेंगे, कांस्टेंट टर्म को हम इधर लेकर चले आएंगे। तो एन आर टी अपन वी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या हो गया, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये कांस्टेंट हमने मान लिया, तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए, एन अपान वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए, क्योंकि ये आर तो कांस्टेंट है ही हमारा और टी भी मैंने कांस्टेंट मान लिया। तो एन अपान वी क्या हो जाएगा, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए। और ये भी हम जानते हैं कि ये भी क्या है, कांस्टेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसके डायरेक्टली पी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कांस्टेंट के कंसंट्रेशन के। एन अपान वी क्या होता है, कंसंट्रेशन का हो जाएगा। देन यहाँ से ये क्लियर होता है कि ये भी प्रेशर भी हमारा क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड देखते हैं, इफेक्ट ऑफ अ कैटालिस्ट, यानी कैटालिस्ट क्या होते हैं। देखिए कैटालिस्ट टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज द पॉजिटिव एंड सेकेंड इज द पोजीशन, यानी कि पोजीशन नहीं है, पॉइजन होता है एंड फर्स्ट क्या होता है, पोजीशन होता है। पोजीशन में क्या होता है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव में क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। अब आप सभी इसी से समझ जाइएगा कि पॉजिटिव है तो इंक्रीज करेगा, और रेट ऑफ रिएक्शन पॉइजन में क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो हाँ जी सॉरी, तो देखिए नेचर ऑफ रिएक्टेंट का नेचर क्या होता है, टू टाइप्स के नेचर होते हैं, या तो वो कोवैलेंट रिएक्टेंट होता है या तो आयनिक रिएक्टेंट होता है। टू टाइप्स के नेचर ऑफ रिएक्टेंट, दो प्रकार, या तो वो कोवैलेंट हो या तो आयनिक हो। कोवैलेंट होंगे तो क्या होगा, जो कोवैलेंट रिएक्टेंट होंगे उनसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, और आयनिक जो होंगे वो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये हमारा कंप्लीट होता है फैक्टर अफेक्टिंग जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन का। इतना आप लिख देंगे तो 5 मार्क्स इजली पास आएंगे। तो चलिए आगे अगले टॉपिक पे बढ़ते। देखिए फोर्थ या फिफ्थ टॉपिक होगा आपका, तो आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका 5 या 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, या तो फाइंड आउट करने के लिए ही कोई ही रिएक्शन दे देगा, जैसे कि H2 + Cl2 इज इक्वल टू 2H2 HCl दे देगा। अब इसका कहेगा कि ऑर्डर फाइंड आउट कीजिए, तो ऐसा भी दे सकता है आपसे 2 मार्क्स में। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। अभी उसको भी मैं देखूंगी, जो अभी एग्जाम्पल मैंने बोला तो उसको क्वेश्चन को भी करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सबसे पहले देख लेते हैं कि डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। तो इट इज़ डिफाइंड इज, इसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते थे, द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, यानी कि टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, यानी कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के सभी नंबर्स whose concentration change is a result of chemical reaction, यानी केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट पर उसके कंसंट्रेशन क्या हो जाए, चेंज हो जाए। The total of number of reacting molecule whose concentration change is a result of a chemical reaction, it is called order of reaction। So सिंपल सा हमारा डेफिनेशन था, ये हमारा डेफिनेशन हो गया। आप सभी को क्लियर हो गया होगा आई थिंक कि केमिकल रिएक्शन में जो रिजल्ट, केमिकल रिएक्शन का जो रिजल्ट होता है उस समय, यानी कि अगर केमिकल रिएक्शन, जैसे कि समझ लीजिए, जैसे कि हमारा कोई भी ए हमने मान लिया कि क्या है, हमारा रिएक्टेंट है, इससे हमारा प्रोडक्ट बी बन रहा है, यानी कि ये क्या हमारा, ये क्या हो गया, ये पूरा एक केमिकल रिएक्शन हो गया। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और रिएक्टेंट से क्या फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। प्रोडक्ट क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। और रिजल्ट में हमारा क्या हो गया कि अगर रिजल्ट में हमारा कंसंट्रेशन चेंज हो जाए, यानी कि ए कोई क्या है, हमारा मॉलिक्यूल है, ए हमारा रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है, बी हमारा क्या है, प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल है। तो ए से जब हमारा बी बनेगा हमारा, तो क्या होगा, ए से अगर बी बनाएंगे तो ये रिजल्ट ही निकला, यानी कि प्रोडक्ट या रिजल्ट निकला। तो रिजल्ट में इसकी कंसंट्रेशन सेम रहेगी क्या, नहीं रहेगी, क्योंकि इसकी में डिक्रीज होगी, इनकी में इंक्रीज होगी। तो उसी चेंज इन कंसंट्रेशन को ही क्या कहते हैं हम, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं।
तो या तो एक और डेफिनेशन है, अगर आप सबको जैसे भी आप सभी सुटेबल हो उस पे जा सकते हैं, तो मैं ये भी आपको बता देती हूँ। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिफाइंड इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल, यानी कि द नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल, रिएक्टेंट के पार्टिकल, मॉलिक्यूल और आयन, या तो पार्टिकल्स या तो मॉलिक्यूल या तो आयन, किसके, रिएक्टेंट के, हुज कंसंट्रेशन हैज़ बी चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन, रिएक्शन करने के दौरान वो क्या हो जाए, उनके कंसंट्रेशन चेंज हो जाए, उसे भी हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कोई भी पूछ ले किसे कहते हैं, तो चेंज इन कंसंट्रेशन इज अ रिजल्ट, यानी कि किसी भी रिजल्ट में अगर हमें कंसंट्रेशन का बदलाव मिल रहा है तो उसे हम क्या कह देंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कह देंगे। तो नोट देखिए क्या कहता है हमारा, इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन, देखिए इन अ किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर्स या गैसियस मॉलिक्यूल या वाटर मॉलिक्यूल कैन नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द मेजरमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि किसी भी आपके केमिकल रिएक्शन में जो गैसियस मॉलिक्यूल हो गए और वाटर के मॉलिक्यूल, यानी कि अगर H2O आ गया तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया है कि वाटर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल और गैसियस मॉलिक्यूल के क्या हो जाएंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ये मेजरमेंट नहीं किए जाएंगे। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आप सभी को। नोट या तो लिखिए गया तो नहीं लिखिएगा, अगर स्मार्ट नंबर पाना चाहते हैं तो ऐसे लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन छोटा सा लिख दीजिएगा अगर 2 मार्क्स में आता है, और एक एग्जाम्पल, तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अगर 5 मार्क्स में पूछता है तो ये सभी लिखना है, जितना मैं इस नोट्स में आपको बता रही हूँ, जितना मैं आप सभी को बता रही हूँ उतना पूरा लिखना है, और स्क्रीनशॉट आप सभी लेते जाइएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन आल्सो बी डिफाइंड इज द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन इन द रेट एक्सप्रेशन। अभी रेट ऑफ एक्सप्रेशन मैंने पिछला बताया है टॉपिक। तो dx/dt, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन इन अ टाइम इंटरवल। तो dx/dt इज इक्वल टू k a टू द पावर x एंड b टू द पावर y। अब x और y जो हमारा पावर के फॉर्म में दिया है, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी के सम को क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। यही ऊपर लिखा था कि अगर k कंसंट्रेशन के पावर में x एंड b कंसंट्रेशन पावर y, देन ऑर्डर इज इक्वल टू x प्लस वाई, यानी कि पावर्स के सम को ही क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या ऑर्डर उस केमिकल रिएक्शन का क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं जो मैंने बताया था अभी, H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2HCl। ये क्या है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। तो ये H2 क्या होता है हमारा, गैसियस फॉर्म में होता है, Cl2 भी गैसियस फॉर्म में होता है, HCl क्या होता है, ये भी गैसियस फॉर्म में होता है। आई थिंक आप सभी को इतना तो मालूम हो गया होगा कि कैसे गैसियस फाइंड आउट करते हैं, कैसे लिक्विड, कैसे वाटर, ये सभी आई थिंक मालूम होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर H2 गैसियस है, Cl2 गैसियस है और 2HCl भी गैसियस है, तो यहाँ पर अभी मैंने पिछला बताया था कि मॉलिक्यूलैरिटी फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन में कितनी मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन होगा, तो 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक तो ये है मॉलिक्यूल रिएक्टेंट का, एक ये है, यानी कि रिएक्टेंट में 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन इज द 2 एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द 0, बिकॉज ये जो है H2 का वो गैसियस फॉर्म में है, Cl2 भी गैसियस फॉर्म में है, HCl भी गैसियस फॉर्म में है। तो यहाँ पर ऑर्डर किसको कहते हैं, जो रिएक्टेंट के जो कि क्या होते हैं, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन टू द पावर होते हैं, उसे ही तो कहते हैं। तो यहाँ पर रिएक्टेंट ही हमारा जब गैसियस फॉर्म में है, तो अभी मैंने नोट में क्या लिखवाया था, गैसियर और वाटर मॉलिक्यूल्स को हम मेजरमेंट में सम्मिलित नहीं करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर 0 हो जाएगा।
सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं कि 2NH3 जो कि ये गैसियस फॉर्म में होता है, तो ये क्या हो जाएगा N2 प्लस 3H2, तो ये भी गैसियस फॉर्म में, ये भी मॉलिक्यूलैरिटी 2 हो जाएगी बिकॉज 2 मॉलिक्यूल मैंने लिया हुआ है रिएक्टेंट में, और ऑर्डर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मैंने ऊपर अभी बताया है कि ये क्या है गैसियस फॉर्म में है और इसको मेजरमेंट नहीं करते हैं। सो यहाँ पर देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं, C12H22O11 प्लस H2O क्या फॉर्म करेगा, इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में C6H12O6 प्लस C6H12O6 ये फॉर्म होगा। तो हमारा C12H22O11 ये क्या है हमारा, ये हमारा फॉर्म में करता है लिक्विड तो ये है, ये हमारा एक्वस मीडियम में फॉर्म करता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये इसका क्या हो जाएगा, एक ही कंसंट्रेट है ना, एक ही मॉलिक्यूल का कंसंट्रेट है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2 मॉलिक्यूलैरिटी हो जाएगी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ है तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए ओपन है, उसमें आप सभी पूछ लीजिएगा, तो मैं एक शॉर्ट्स वीडियो में इन सभी का एग्जांपल फिर से क्लियरिफाई कर दूंगी। तो चलिए CH3CA2H5 प्लस H2OL मतलब क्या हो गया, ये सभी मैंने किस लिए लिखा हुआ है, आप सभी को पता हो कि ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ये एक्वस फॉर्म में होता है। तो डाइल्यूट H2SO4 में CH3COOH प्लस C2H5OH ये फॉर्म करेगा, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल इसमें रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूलैरिटी 2 हो जाएगी, ऑर्डर 1 हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, ये H2O हमारा लिक्विड है। तो ये हम मेजरमेंट में नहीं लेंगे, केवल ये लेंगे, तो इसीलिए वो ऑर्डर आपका 1 हो जाएगा। आई होप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें से एक एग्जांपल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो ये 4 के 4 एग्जांपल आप सभी क्लियर कर लीजिएगा, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला भी, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन भी, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो कह देगा कि फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे देगा, और ऑल्सो एक्सप्रेस या डिफाइंड इज द डिफिनेशन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर ये दे देगा तो आपसे 5 मार्क्स में पूछ सकता है, अगर एग्जाम्पल वो दोनों देगा, अगर एक ही देगा तो आपसे 2 मार्क्स में पूछेगा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने पढ़ा, अब जीरो ऑर्डर का रिएक्शन किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। तो ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपसे 5 या 20 मार्क्स में पूछा जाता है। कह देगा कि जीरो ऑर्डर का रिएक्शन का डेफिनेशन के साथ साथ एक रिएक्शन दीजिए प्लस एक एग्जाम्पल दीजिए, और इसका क्या करिए, डेरिवेशन करिए। तो ये आपसे कितने मार्क्स में पूछ लेगा, टोटल 20 मार्क्स में पूछ लेगा। अगर केवल आपसे एग्जाम्पल और डेफिनेशन पूछता है तो 5 मार्क्स में पूछेगा, अगर केवल आपसे जीरो ऑर्डर का डेफिनेशन पूछता है तो वो 2 मार्क्स में पूछेगा। यानी कि इससे शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग सभी क्वेश्चन आपके रेडी हो जाएंगे अगर ये आपने टॉपिक कवर कर लिया तो। इसको तो आप ज़रूर पढ़ कर जाइएगा, और मॉलिक्यूलैरिटी को भी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को भी, ये तीनों टॉपिक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तीनों टॉपिक छोड़िएगा मत, ज़रूर पढ़ कर जाइएगा। तो मैं लास्ट में बताऊंगी इस टॉपिक की कि आप सबसे ज़्यादा अगर आपको पास होना है, बैक नहीं लगाना है, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, अपने एग्ज़ाम या तो इस वीडियो के एग्ज़ाम के 1 या 2-3 दिन पहले देख रहे हैं, तो उन सभी के लिए अभी बता दूंगी कि कितने टॉपिक आपको तैयार करके जाने हैं कि आप अच्छे से तो पास हो जाएं। चलिए देखते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या कहता है। द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन आपका होगा वो किस पे डिपेंड नहीं करेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के प्रारंभिक कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसे ही क्या कहते हैं, इस टाइप को रिएक्शन को ही क्या कहते हैं,
जीरो ऑर्डर का रिएक्शन, यानी कि जब वो किसी प्रकार के रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो वो कहाँ से कोई ऑर्डर देगा, तो जीरो ही हुआ। आई होप आप सभी को समझ में आ गया ऐसे कि जब कोई किसी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा हो, यानी कि वो शून्य में हो है, तो यही आपका फॉर्मूला है। जब कोई किसी पे डिपेंड नहीं करे यानी कि वो क्या है, शून्य है। तो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन आई होप समझ में आ गया होगा। एक और है डेफिनेशन, आप सभी इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी अगर मैं एक एक बताने चलूँ आप सभी को। तो यहाँ पर एग्जांपल में आप सभी क्या लिख कर आएंगे, N2O2 2NO केमिकल बैलेंस रिएक्शन है। तो ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा क्योंकि ये जो रिएक्टेंट के क्या हैं, दोनों ही गैस मॉलिक्यूल हैं। तो 0 + 0 = 0 हो जाएगा। अब सेकंड है एग्जांपल आपका 2SO2 + O2 क्या हो जाएगा, SO3। तो ये भी गैस, ये भी गैस, ये यानी कि जीरो ऑर्डर का रिएक्शन, यानी कि जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है जब, तो जीरो ऑर्डर का ही हमें एग्जांपल लेना होगा। ऐसा करना होगा कि उसके क्या आए, ऑर्डर क्या आए, जीरो आए, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एग्जांपल हो जाएगा। अगर आपसे एग्जांपल और डेफिनेशन पूछता है तो सिर्फ इतना ही लिख कर आना है आपको, एक आप एग्जांपल दे दीजिएगा, एक डेफिनेशन। तो एक ही डेफिनेशन होता है मोस्टली, मैंने दो लिख दिया हुआ, दोनों मत लिख के चले आइएगा, एक ही लिखेगा। तो चलिए देखते हैं कि कैलकुलेशन फॉर रेट कांस्टेंट, यानी कि रेट कांस्टेंट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी कि रेट कांस्टेंट को फाइंड आउट करना ही क्या कहते हैं, एग्जाम में क्या कहेगा। अब एग्जाम में थोड़ी ना कहेगा कि रेट कांस्टेंट, कैलकुलेशन फॉर रेट कांस्टेंट, कह भी सकता है, इस प्रकार से पूछ भी सकता है, लेकिन अभी तक जो पूछा है वो पूछा है क्या, कि इसका क्या कीजिए, डेरिवेशन कीजिए या रेट कांस्टेंट निकालिए, तो ऐसे पूछ सकता है। तो देखिए, लेट द गिवन रिएक्शन इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हम मान लेते हैं कि जो मैं नीचे रिएक्शन लूँगी, ए टेंड्स टू बी, यानी कि ए और ए क्या है हमारा रिएक्टेंट, बी है प्रोडक्ट, तो ये जो रिएक्शन है ये हमारा जीरो ऑर्डर का है, ये मैंने लेट कर लिया। तो लेट द इनिशियल कंसंट्रेशन ए, और इनिशियल कंसंट्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और हमारा बाद का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इनिशियल मैंने ए मान लिया और बाद का क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि प्रारंभिक जब मैंने ए मान लिया तो आफ्टर वाला क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और आफ्टर टी टाइम, यानी कि टी टाइम के बाद कंसंट्रेशन में भी चेंज हो जाएगा क्योंकि ये कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट फॉर्म कर चुका होगा, तो टी टाइम बाद तो A - X, यानी कि ए जो इनिशियल कंसंट्रेशन में से जो पूरा कंसंट्रेशन था उसको हम माइनस करेंगे, एक्स हमारा क्या है, कंसंट्रेशन मैंने मान लिया, तो इसको माइनस करेंगे, A - X, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा। तो टी टाइम बाद क्या हो जाएगा, x कंसंट्रेशन हो जाएगा। ये तो जीरो था तो ये x हो जाएगा, ये A - X हो जाएगा। आई होप क्लियर है इतना कि जब हम इनिशियल कंसंट्रेशन A मान रहे हैं तो उसका इसमें तो कुछ माना नहीं मैंने, तो जीरो हो जाएगा, और टी टाइम के बाद A - X हो जाएगा, ये x हो जाएगा, यानी कि A में से x कंसंट्रेशन निकल गया है तो x यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर देखते हैं, तो हाँ अब दिख रहा होगा आप सभी को। तो देखिए वहाँ तक तो हो गया था कि मैंने इनिशियल को जीरो माना था एंड आफ्टर वाले को इनिशियल को ए माना था, आफ्टर वाले को जीरो माना था। आफ्टर टी टाइम के बाद मैंने क्या माना था, इनिशियल को A - X कंसंट्रेशन माना था और उसको क्या माना था, X माना था। तो रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो रेट कैसे लिखते हैं, मैंने बताया था कि रेट कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, तो ऐसे रेट लिखा जाता है, तो वही लिखी हूँ, dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, कंसंट्रेशन के। रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन के। तो कंसंट्रेशन क्या था हमारा, A - X था। टी टाइम के बाद में मैं कंसंट्रेशन काउंट कर रही हूँ, तो A - X होगा, और ये क्या है, जीरो ऑर्डर का होगा। क्यों जीरो ऑर्डर का होगा, क्योंकि जीरो ऑर्डर का रिएक्शन ही है हमारा, तो ये हमारा जीरो यहाँ पर लिख देंगे। फिर dx/dt = K
ए माइनस एक्स, जब प्रोपोर्शनैलिटी का सैम्बल हटेगा तो किसका आएगा, इक्वल का, और यहाँ पर क्या आएगा, रेट कांस्टेंट, तो ए माइनस एक्स टू द पावर 0। तो ए माइनस एक्स टू द पावर 0, किसी के पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर वैल्यू 1 हो जाएगी और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी टी आ जाएगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पर, इसका इधर मल्टीप्लाई किए, इसका इधर मल्टीप्लाई किए तो डी एक्स अपान डी एक्स इज इक्वल टू के इंटू डी टी हो जाएगा। अब दोनों साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो ऑन इंटीग्रेट बोथ साइड, तो इंटीग्रेट यहाँ भी कर दिया मैंने, इंटीग्रेट यहाँ भी कर दिया, तो के हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर लिख दिया, और किसका इंटीग्रेट करेंगे, टी का, क्योंकि टी हमारा क्या है, वेरिएबल है। तो यहाँ से x हो जाएगा इज इक्वल टू के, यहाँ से क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, प्लस i क्या है हमारा, ये कांस्टेंट है। आप सभी आई थिंक इंटीग्रेशन जानते होंगे, मैथ वाले स्टूडेंट तो जानते होंगे आई थिंक, और बायो वाले स्टूडेंट को मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ। अगर कोई इंटीग्रेशन का सैम्बल दिखता है तो x इंटीग्रेशन डी एक्स इज इक्वल टू के इंटीग्रेशन डी टी। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर एक का इंटीग्रेशन डी एक्स का करना हो तो आप सभी को समझाने के लिए बता रही हूँ कि डी और इंटीग्रेशन जहाँ भी आए वहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों कट हो जाएंगे। ऐसा होता नहीं है, बस मैं समझा रही हूँ, इसका कॉन्सेप्ट दूसरा ही है मैथ के दुनिया में। तो बायो वाले समझ लीजिए, अगर डी और इंटीग्रेशन साथ में दिखे तो इसको हटा के बस एक्स लिखेंगे, जो भी फंक्शन रहेगा इज इक्वल टू के, और यहाँ से देखिए इसको भी कट कर देंगे तो टी बचा, और एक कांस्टेंट हमारा ऐड हो जाता है, तो मैंने उस कांस्टेंट को आई मान लिया। आई क्या है, कोई भी कांस्टेंट, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लिया। इफ़ x इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर मैंने मान लिया कि x हमारा क्या है, 0 के इक्वल है, t भी 0 के इक्वल है, देन तब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे x और t की, क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 0, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब i इज इक्वल टू 0 आ गया यहाँ से, तो इस i इज इक्वल टू 0 को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x इज इक्वल टू के टी प्लस आई, तो i का 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू के टी आ जाएगा, और हमें k की वैल्यू यानी रेट कांस्टेंट हमारा क्या था, k था, और k की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी थी, और तो t को इधर लेकर चले जाएंगे हम। अगर x इज इक्वल टू के टी है हमारा, तो x अपान k को इधर लेकर आए, सॉरी t को इधर लेकर आएंगे तो t हो जाएगा इज इक्वल टू k, तो यही आ जाएगी हमारी, k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x अपान टी। तो यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ये हमारी पूरी डेरिवेशन हो गई है जीरो ऑर्डर की, और जीरो ऑर्डर आता भी है, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर ज़्यादा आते हैं, सेकंड थोड़ा कम आता है, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्योंकि एक आध दो बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, मैंने देखा है काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर पेपर में। तो यहाँ से एक और आता है हाफ लाइफ पीरियड। ये पूरे, अगर ये पूरा जितना मैं अभी करा रही हूँ उतना पूरे 20 मार्क्स में आते हैं। यहाँ तक ही केवल 20 मार्क्स में नहीं आता, प्लस देता है कि हाफ लाइफ पीरियड, यानी कि उसका हाफ लाइफ पीरियड भी निकालिए। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, द टाइम पीरियड इन विच अ गिवन सबस्टेंस हैज़ बीन dissociate to half of its initial value, it can be represented by t half। यानी कि उस गिवन कंसंट्रेशन को अगर उस गिवन यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन का अगर हम हाफ कर देते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड। तो देखिए, अगर इनिशियल यानी कि t इज इक्वल टू टी हाफ हम लेट कर लेंगे, एंड x हमारा क्या है, x हमारा इनिशियल, x हमारा क्या है, कोई भी कंसंट्रेशन है, t क्या है, टाइम है। तो जब हाफ लाइफ पीरियड कह रहा है, पीरियड यानी समय, टाइम, तो टाइम को हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। t इज इक्वल टू टी हाफ हम लेट कर लेंगे, क्योंकि क्या है, t हमारा फुल टाइम है, इसके इक्वल हम क्या कर लेंगे, हाफ टाइम को लेट कर लेंगे। इतना ना समझिए, बस ये समझिए कि t के बराबर हम क्या कर देंगे, t हाफ कर देंगे, एंड x के बराबर में a हाफ कर देंगे। a क्यों हाफ किया मैंने, क्योंकि अभी मैंने पिछला बताया था कि यहाँ से देखिए, अभी मैंने यहाँ से बताया था कि ये जो आपका है
जो देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने ए माना था, जब इनिशियल कंसंट्रेशन ए माना था तो अभी डेफिनेशन में बताया कि इनिशियल कंसंट्रेशन का हम क्या कहते हैं, हाफ करते हैं। तो वही है हमारा कि इनिशियल कंसंट्रेशन को हाफ कर देंगे। तो वी नो दैट के इज इक्वल टू, हम जानते हैं, अभी को मैंने निकाला, अभी फाइंड आउट किया कि रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स अपन टी होता है। तो के इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, ये रखेंगे ऊपर वाला, ए अपन टू रखेंगे, और टी की वैल्यू क्या रखेंगे, टी हाफ रखेंगे। तो टी हाफ ही हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि टी हाफ ही हमारा क्या है, हाफ लाइफ पीरियड है। तो टी हाफ इज इक्वल टू ए अपान टू के आ जाएगा, क्योंकि ए अपान यहाँ पर एक मान लीजिए तो इसका ऊपर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, तो टी टू आ जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा इतना। हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यही क्या है, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इन सभी को याद भी कर लीजिएगा आप सभी, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो ये सब डायरेक्ट पुट करने होते हैं, तो यहाँ वहाँ पर आप डेरिवेशन पूरा थोड़ी ना करने बैठेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो उसको भी क्या करना होता है, हाफ कर देंगे आप सभी। जैसे हाफ लाइफ पीरियड पूछ लिया किसी का, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप सभी ये लिख सकते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, उसी में 20 मार्क्स में ही ये सभी पूछे जा रहे हैं। अगर इतना तैयार कर लेते हैं तो आपका 20 मार्क्स एकदम क्लियर हो गया, एक नंबर भी नहीं कटेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछता है, तो जीरो ऑर्डर का कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए क्या है। तो जीरो रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि जीरो ऑर्डर का रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। इनिशियल के हाफ कंसंट्रेशन पर कह सकते हैं डिपेंड करता है, लेकिन इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन पर अगर डिपेंड करता तो वो किसका ऑर्डर हो जाता, 1 का हो जाता। तो चलिए इतना ध्यान दीजिए कि इनिशियल पर डिपेंड करिए। इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन। देखिए हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ए था, तो वो हमारा डिपेंड कर रहा है। यूनिट क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स हो जाएगा। आई होप ये सभी क्लियर हो गया। ये आपका 20 मार्क्स कंप्लीट होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड, देन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तीनों मिलाकर आपके 20 मार्क्स क्लियर होते हैं। इसमें से आपको शॉर्ट, लॉन्ग और वेरी शॉर्ट भी पूछा जा सकता है। तो आप अगर लॉन्ग तैयार कर लेते हैं किसी भी टॉपिक पर, तो वो तीनों मतलब शॉर्ट भी बन जाएगा, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग तो बनेगा ही, क्योंकि लॉन्ग आपने तैयार ही किया है। सो चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका अगला टॉपिक है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 20 मार्क्स में आप तैयार कर लीजिए। इसमें आपका तीनों बन जाएगा, यानी कि लॉन्ग भी बन जाएगा, शॉर्ट भी बन जाएगा और वेरी शॉर्ट भी बन जाएगा। यानी कि 20 मार्क्स यानी लॉन्ग, शॉर्ट का आता है 5 मार्क्स में एंड 2 मार्क्स में आता है वेरी शॉर्ट। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं। द केमिकल रिएक्शन, यानी कि देखिए जीरो किसे कहते थे, जो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड ना करता हो। फर्स्ट ऑर्डर उसे करेंगे कि जो कि इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता हो। तो देखिए द केमिकल रिएक्शन इन विच, कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें, इन विच जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड डायरेक्टली ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है इनिशियली, डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, इनिशियल कंसंट्रेशन पर ऑफ रिएक्टेंट, किसके। और हमेशा याद रखिएगा कि किसका कंसंट्रेशन होगा, रिएक्टेंट का ही होगा। सच रिएक्शन, इस प्रकार के रिएक्शन को आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखिए क्या होता है। 1 मॉलिक्यूल लेंगे C12H22O11 प्लस H2O इन्वर्टेज एंजाइम के रिप्रेजेंट में C6H12O6 2 मॉलिक्यूल्स इसके बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाएगी, 1 और 2 मॉलिक्यूलैरिटी हो जाएगी और ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक क्या ले लिया है, गैसियस फॉर्म में ले लिया, एक एक्वस फॉर्म में। तो गैसियस फॉर्म का मेजरमेंट नहीं होता है, मैंने पहले बता चुका है। तो चलिए देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। इसमें भी आपका क्या फाइंड आउट करना है, रेट कांस्टेंट। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो फाइंड आउट रेट कांस्टेंट या कुछ भी कह के पूछ सकता है, यानी कि रेट कांस्टेंट पूछेगा ही पूछेगा कि रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर का फाइंड आउट कीजिए।
तो फर्स्ट क्या लेट करेंगे, जैसे कि मैंने जीरो ऑर्डर में लेट किया था कि लेट द गिवन रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर, उसमें लेट किया था। इसमें क्या करेंगे कि लेट द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए टेंस टू बी, तो लेट करेंगे इनिशियल हमारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, और आफ्टर वाला प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेगा जीरो, सॉरी यहाँ से देखिए इसमें मैंने डिवाइड कर दिया, ये प्रोडक्ट का है, ये सॉरी ये रिएक्टेंट का है, ये प्रोडक्ट का है। तो इनिशियल में इनिशियल कंसंट्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन होगा किसका, रिएक्टेंट का जीरो हो जाएगा, प्रोडक्ट का सॉरी रिएक्टेंट का ए हो जाएगा और प्रोडक्ट का जीरो हो जाएगा। और आफ्टर टी टाइम के बाद में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स हो जाएगा और प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, इस पर डिपेंड करता है, 1 पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो मैंने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जीरो लिखा था, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो डी एक्स अपान डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ए माइनस एक्स टू दी पावर 1। तो यहाँ से देखिए डी एक्स अपान डी टी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो क्या आएगा, रेट कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर इक्वल का साइन आएगा, तो यहाँ से ए माइनस एक्स टू दी पावर 1। तो यहाँ से क्या करेंगे, सेम उसी प्रकार हो रहा है जैसे मैंने जीरो ऑर्डर का रिएक्शन का फाइंड आउट करना बताया था। तो डी एक्स अपान यहाँ से डी एक्स अपान डी टी, यहाँ से देखिए डी एक्स जो होता है इसको हम इधर लेकर चले आएंगे, इसको इधर लेकर चले जाएंगे। तो इसको इधर लेकर आएँ, ए माइनस एक्स इज इक्वल टू डी टी को हम यहाँ इस वाले डी टी को इधर लेकर चले गए, इस ए माइनस एक्स को इधर लेकर चले आए। यहाँ मैंने ये कर दिया, फिर बोथ साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब बोथ साइड इंटीग्रेट किया मैंने तो डी एक्स अपान ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के, हमारा कांस्टेंट था तो ये बाहर आ गया। इंटीग्रेट किसका होता है, केवल फंक्शन का होता है, तो कांस्टेंट का नहीं होता है। तो डी एक्स यहाँ से देखिए अगर हम इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो मैथ वालों को पता होगा और बायो वाले इसको लर्न कर लीजिए, क्योंकि आप सभी नहीं पढ़े हैं। तो अगर मैं समझाने बैठूंगी तो एक आध घंटे की क्लास इसी में ख़त्म हो जाएगी, कैसे होता है कैसे नहीं होता है। तो इसका फॉर्मूला भी होता है कि 1 अपान एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स होता है। तो ये आप सभी याद कर लीजिएगा फॉर्मूला कि 1 अपान, इसको कहीं लिख लीजिएगा कि 1 अपान एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स होता है। तो इसको मैंने क्या मान लिया, ए माइनस एक्स को एक्स ही मान लिया। अगर इसको पूरे को एक्स मानेंगे तो 1 अपान एक्स हो जाएगा, तो इसका 1 ऊपर दिया है और डी एक्स तो हमारा इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो 1 अपान ए माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, लॉग, और इसको x माना है तो x की जगह पर a माइनस एक्स हो जाएगा। अब x अगर x होता तो मैं सिर्फ इतना लिखती, लेकिन x नहीं है तो इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाए, तो इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन नहीं करेंगे तब डिफ्रेंशिएशन होगा। तो a माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आप सभी को। तो चलिए चलते हैं, इंटीग्रेशन ही करेंगे और इसको इधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इक्वल कर देंगे, यहाँ से देखिए इक्वल करेंगे, देन के एज इट इज़ हो जाएगा और डी टी का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, प्लस आई हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट टर्म हो जाएगा। अगर हम x इज इक्वल टू 0 लेट करते हैं और t इज इक्वल टू 0 लेट करते हैं, देन तब माइनस लॉग a माइनस 0, x की जगह पर 0 रखेंगे और t की जगह पर 0 रखेंगे, तो i हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस लॉग a के इक्वल आ जाएगा। तो हम यहाँ से देखिए a जो i की वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, ये है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो यहाँ पर i की वैल्यू पुट करेंगे तो ये i हमारा कैंसिल हो जाएगा, बस इतना फॉर्म बचेगा। तो यहाँ से देखिए आई की वैल्यू, देखिए आई की वैल्यू क्या है, माइनस लॉग टू दी लॉग बेस ई ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी माइनस, अब आई की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, तो माइनस क्या आ जाएगा, लॉग ई ए। तो यहाँ से देखिए अगर इसको हम इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस में इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, तो प्लस लॉग ई ए, माइनस ये वाला इधर चला जाएगा, माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। अब यहाँ देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर लॉग में दोनों हो और ये क्या करते हैं, इसका हम करते हैं अपॉन में कर देते हैं, तो लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये फॉर्मूला ही होता है, इज इक्वल टू के टी।
तो के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, क्योंकि के हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट है। तो के इज इक्वल टू टी हमारा इधर आएगा, तो 1/t log a/a-x, ये हमारा क्या हो जाएगा, यही वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से देखिए, अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, अगर इसको हम क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू 2 इंटू 303, यानी अगर बेस ई है हमारा, अगर 10 बेस में चेंज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2.303 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लॉग बेस 10 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, a/a-x, यही हमारा टोटल क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। आधा हमारा कंप्लीट होता है यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स रह गया है, उसको कंप्लीट करा दूंगी, तो ये टोटल कितने मार्क्स का हो जाएगा, 20। तो देखिए हाफ लाइफ पीरियड, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, तो t इज इक्वल टू हाफ, टी हाफ, x इज इक्वल टू a/हाफ, यानी कि हम सभी में क्या करेंगे, अगर हाफ लाइफ पूछ रहा है तो t का हाफ कर देंगे और कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ कर देंगे। तो k इज इक्वल टू, हम जानते हैं अभी हमने रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर का निकाला, k इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू 303/t हाफ, यानी कि t की जगह पर t हाफ log बेस 10 a/a-x, x की जगह पर क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। k इज इक्वल टू 2 इंटू 303 log बेस 10/t हाफ log बेस 10 a। अब यहाँ से देखिए इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 2a में से a गया तो a बचा /2, तो a/2। आई होप इतना क्लियर है आप सभी को। तो k इज इक्वल टू इतना, ये सेम आ जाएगा, ये सेम आ जाएगा। यहाँ से देखिए अगर इसको हम क्या लिख दिए, यहाँ से आप सब समझिए, a/1, ये होल अपान a/2, तो इसका अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो a/2, a/ क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इतना क्लियर है। तो यही मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया हुआ है। तो k इज इक्वल टू ये 8 डिजिट, ये 8 डिजिट, यहाँ पर a कटेगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए log बेस 10 जो होता है, log बेस 10 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010। आई होप आप सभी को पता होगा। तो ये सेम होगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, जब कैलकुलेट करेंगे तो टी हाफ हमारा क्या आ जाएगा, 0.6931, इसके इक्वल हो जाएगा अपान के। तो हमें टी हाफ निकालना था, तो हमारा यहाँ से टी हाफ की वैल्यू आ गई, हाफ लाइफ पीरियड आ गया फर्स्ट ऑर्डर का, यही है। और इस वैल्यू को हमेशा याद रखिएगा आप सभी, क्योंकि ये सभी बार बार कह रहे हो कि क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स इससे बनते हैं और लॉन्ग में भी बन सकते हैं, पूछ सकता है लॉन्ग में आपसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है कि अगर दे दिया फाइंड आउट करने के लिए एक न्यूमेरिकल साथ में दे दिया तो वो भी लॉन्ग में पूछ सकता है। तो ये सभी ये ध्यान रखिएगा बातों को। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपका कहता है कि रेस्ट कांस्टेंट जो करता है डिपेंड करता है किस पे, इनिशियल कंसंट्रेशन पर। ये डज नॉट नहीं लिखा है, ये डिपेंड करता है किस पे, इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है फर्स्ट ऑर्डर का। और हाफ लाइफ डज नॉट डिपेंड्स इनिशियल कंसंट्रेशन, हाफ लाइफ क्या डिपेंड कर रहा है किसी भी इनिशियल कंसंट्रेशन, यहाँ कोई भी इनिशियल कंसंट्रेशन दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो हाफ लाइफ किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। तो यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट क्या होता है, टाइम इनवर्स होता है फर्स्ट ऑर्डर का। उसका क्या होता था, जीरो ऑर्डर का होता था, मोल लीटर इनवर्स टू टाइम इनवर्स होता था। इसका क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है, टाइम इनवर्स होता है, ओनली टाइम इनवर्स, यानी कि सेकेंड इनवर्स। तो आई होप फर्स्ट ऑर्डर का क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो मैं इस लेक्चर में कंप्लीट करा दे रही हूँ, भले ही थोड़ा लंबी वीडियो हो जाए, अब क्या करें, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट ही कराना है तो अच्छे से करा दें। यहाँ से देखिए एक न्यूमेरिकल है, देखिए जो कह रहा है, ऐसे न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको तो रट ही लीजिएगा क्योंकि ऐसे बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो 90% पार्ट ऑफ
अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट्स इन 20 मिनट्स, यानी कि जो किसी भी कोई भी रिएक्शन है उसका 90% पार्ट जो है वो 20 मिनट यानी 20 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है, 90% 20 मिनट में। देन फाइंड आउट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीटेड, यानी कि अगर कोई रिएक्शन है वो 20 मिनट्स में 90% कंप्लीट हो रहा है तो 99.9% कितने टाइम में कंप्लीट होगा वही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए चल देखते हैं। तो लेट कर लेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन हमारा क्या है, ए है, जिसकी वैल्यू हम 100 लेट कर लेते हैं कि हमारा 100 क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन हमारा 100 था। तो कंप्लीट करने में कंप्लीट कंसंट्रेशन कितना कंप्लीट किया है, 90%, तो 90 हो गया। तो टाइम कितना लगा कंप्लीट करने में, 20 मिनट लगा। 90% कंप्लीट करने में 20 मिनट टाइम लगा। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन में कहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन देखिए रेस्ट कांस्टेंट। अब देखिए अब फॉर्मूला आ गया ना डायरेक्ट। अब अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप सभी लोग। तो फॉर्मूला यहाँ पर रखेंगे और हमें क्या क्या दिया, एक्स और टी दिया है। देखिए एक्स टी की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर एक्स की वैल्यू रखेंगे, यहाँ से टी की वैल्यू रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे पूरी वैल्यू रखेंगे और ए की वैल्यू क्या है, अभी 100 मैंने माना था तो 100 ए की वैल्यू रख देंगे। अब ए माइनस एक्स, यानी ए की वैल्यू 100 और माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू 90 है। तो 100 में से 90 गया आएगा, 10 बचेगा। तो 100/10 लॉग बेस 10 और ये A/Z ऐसे ही रहेगा, t इज इक्वल टू 10t हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू ये सेम रहेगा। यहाँ से देखिए अगर इसको कट करेंगे तो 100 टाइम्स कट हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू ये A/Z रहेगा। यहाँ से देखिए अगर ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस, अगर बेस और ये सेम रहे, दोनों सेम रहे तो 1 वैल्यू हो जाती है। लॉग बेस सेम रहे और ये सेम रहे तो वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ से ये वैल्यू मिनट इनवर्स, यानी कि इसका मैंने यूनिट बताया था कि टाइम इनवर्स होता है, तो ये किस में दिया है, मिनट में दिया है 20 मिनट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मिनट इनवर्स हो जाएगा। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, 99.9% का फाइंड आउट करना है। तो अभी तो मैंने किसका फाइंड आउट किया, रेट कांस्टेंट यानी के फाइंड आउट किया है, किसका, 90% 20 मिनट में कंप्लीट जो हो रहा था उसका। अब नाउ ए इज इक्वल टू 100 मानेंगे, एक्स इज इक्वल टू कितने परसेंट में अब कंप्लीट करना है हमें, 99.99% में। टी इज इक्वल टू टाइम ही हमें रिक्वायर्ड यानी ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। के इज इक्वल टू क्या दे दिया, अभी जो मैंने निकाला है वो दे दिया है। तो अभी फिर अब देखिए टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ से देखिए जो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, यहीं से देखिए ये देखिए अगर टी को इधर लेकर आएंगे, के को इधर, तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, टाइम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में हम तब निकालेंगे। तो इसको टी को इधर लेकर चले जाइएगा फॉर्मूले में और के को इधर जब टाइम पूछेगा। और अगर रेट कांस्टेंट पूछ रहा है तो सेम ऐसे ही निकलेगा, और टाइम पूछ रहा है तो टी को इधर, टी की जगह पर के रख दीजिएगा, के की जगह पर टी। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, टाइम निकालने का। तो टी इज इक्वल टू 2 × 303 अपान, अब के की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, यहाँ से देखिए के की वैल्यू रखेंगे। जब के की वैल्यू मैंने रखा तो ये लॉग बेस 10 और 100/0.1। अब 0.1 कैसे आया, अब देखिए a माइनस एक्स करेंगे, तो a माइनस एक्स जब करेंगे तो a की वैल्यू 100 मैंने मानी है, यहाँ से देखिए, और x की वैल्यू 99.9% मानी, 99.9। तो इसको अगर माइनस करेंगे 100 में से तो 0.1 आएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए t इज इक्वल टू क्या है, 2 × 303 × 20/303 × 20। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा t इज इक्वल टू 10 × 3, तो t इज इक्वल टू 60 मिनट आ जाएंगे। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि 60 मिनट में क्या करेगा, 60 मिनट इनवर्स है, 60 मिनट में क्या करेगा, वो 99.9% को कंप्लीट करेगा कंसंट्रेशन को। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो और एक देखिए सेकेंड टाइप का क्वेश्चन भी है, जैसे यहाँ से देखिए इनिशियली 1 मोल ऑफ अ
चलिए अच्छा क्वेश्चन मैं बाद में करा दूँ क्या, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल्स का पार्ट लेकर आऊँगी, उसमें मैं सभी क्वेश्चन को सॉल्व करा दूँगी। यहाँ तक के लिए बस इतना ही। देखिए स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ये भी आपसे 5 मार्क्स में पूछा जाता है एग्जाम में, और पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है, तो मैं इस टॉपिक को लिख ली हूँ। तो द केमिकल रिएक्शन इन विच द मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन टू एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, यानी कि मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन 2 होगा एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, 1 होगा। सच रिएक्शन आर नोन एज अ स्यूडो मॉलिकुलर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, यानी कि स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन किसे कहते हैं, जिसकी मॉलिकुलरिटी 2 हो एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो, 1 हो, उसे ही क्या कहते हैं, इस टाइप को केमिकल रिएक्शन को स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल देख लीजिएगा आप सभी। C12H22O11 प्लस OH2O, इसके क्या है, मॉलिकुलर 2 है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। तो ये क्या कैसा एग्जाम्पल हो जाएगा, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का, और ये भी सेम वैसे ही है। अब देखिए आप सभी का एक और इम्पॉर्टेंट है, बट उतनी बार नहीं पूछा है जितनी कि जीरो और फर्स्ट ऑर्डर का पूछा है। तो आप चाहे तो तैयार कर लीजिए या तो नहीं तैयार करिएगा, आपकी मर्जी है। मैं तो कहूँगी एक बार देख के जाइए, क्योंकि सेम है। अगर आ गया, बाई चांस आ भी गया तो आप लिख ले जाएं, अगर नहीं आया तो कोई बात ही नहीं है, बट नहीं तैयार कर कर जाएंगे। अगर आपको तैयार करना है तो कर लीजिएगा, अपनी मर्जी से चलिएगा, करना है तो कर लीजिएगा, नहीं करना है तो जीरो और फर्स्ट के अनुसार। अगर सेकंड का पूछता भी है तो जीरो या फर्स्ट जो भी एक अप्लाई कर दीजिएगा, बस A1 की जगह पर 2 लेट कर लीजिएगा जो है। यहाँ से एक बार देख लीजिए आप सभी लोग। The chemical reaction in which the rate of reaction depends on the square of initial concentration, जीरो में इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा था, फर्स्ट में इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा था, और सेकंड में क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन के स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। तो यही है सिंपल सा डेफिनेशन, उसे ही कहते हैं। एग्जांपल्स देख लीजिए, यही सब एग्जांपल्स हैं जिसकी मॉलिक्यूलर ऑर्डर क्या है, 2 है, वही हमारा एग्जांपल्स हो गया। ये 2-3 एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप सभी को पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा। अब ये देखिए रेट कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ना है पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जो भी करना हो कर लीजिएगा। अब मैं इसमें बताऊंगी नहीं, अगर आप सभी कमेंट करेंगे इसके लिए तो मैं बता दूंगी, समझा दूंगी कैसे ये डेरिवेशन हुआ है। सो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर अपने से समझ लेंगे तो काफ़ी अच्छा है, नहीं समझ लेंगे तो मैं हूँ ही। आप सभी कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर बता दूंगी। यहाँ से देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, ये टोटल्स आपके हो गए, ये देखिए टोटल है, ये देखिए कुछ क्वेश्चन है इस पे पूछे गए हैं। अब देखिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि आपसे 20 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, डिफाइंड द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइंड कीजिए, ये 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है। अगर इसके साथ में आर्हेनियस इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए दे दिया गया है तो वो 20 मार्क्स में बन जाएगा। तो हम देख लेते हैं एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं। वी नो दैट अ केमिकल रिएक्शन टू अकर कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट एंड मॉलिक्यूल मस्ट अकर, यानी कि हम जानते हैं कि अगर केमिकल रिएक्शन कोई अकर कर रहा है तो कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट बी अकर, यानी कि 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल के कोलिजन के द्वारा ही अकर करेगा, यानी कि उसमें बिलोंग करेगा। तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच मस्ट बी एसोसिएटेड विद मॉलिक्यूल सो दैट मॉलिक्यूल कोलिजन मेनी रिजल्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज टर्म ऑफ द थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी कि कोई भी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि बहुत थोड़ी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएट करेगा जब मॉलिक्यूल कोलाइड करके, कोई भी जब मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, जब 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल कोलाइड यानी टकराएंगे तो उसमें क्या होगी, वो उसमें जो मिनिमम एनर्जी एसोसिएट होगी, रिजल्ट क्या निकलेगा, केमिकल रिएक्शन इन टर्म ऑफ अ थ्रेशोल्ड एनर्जी है। तो जो केमिकल रिएक्शन
की एनर्जी होगी वो थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी। मॉलिक्यूल प्रोसेस लेस देन थ्रेशोल्ड एनर्जी विल बी ए नॉट रीच्ड ऑन कोलिजन। अगर जो मॉलिक्यूल होंगे वो लेस होंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी से, उनकी एनर्जी मॉलिक्यूल की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से लेस होगी तो वो कभी भी कोलिजन नहीं कर पाएंगे। कोलिजन कब करेंगे? जब थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो या उससे ज़्यादा की एनर्जी मॉलिक्यूल्स के पास में हो। तो यहाँ से देखिए पैसिव मॉलिक्यूल possessing energy less than threshold energy can be activated by absorption of excess energy known as activation energy। यही है आपका एक्टिवेशन एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस रिएक्टेंट एनर्जी के इक्वल होता है। अब देखिए एक सिंपल सा डेफिनेशन है जिसको हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार में। एक्टिवेशन एनर्जी की ही है डेफिनेशन, अगर 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है तो आप कैसे लिखेंगे वो देखिए। तो एक्टिवेशन एनर्जी इज एन एनर्जी बैरियर दैट, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? एक बैरियर होता है दैट रिएक्टेंट नीड टू क्रॉस टू फॉर्म प्रोडक्ट। इट इज रिप्रेजेंट ई ए, यानी ई ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बैरियर होता है एक्टिवेशन एनर्जी, या तो कह सकते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट रिक्वायर्ड टू कन्वर्टेड द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म करने में जो हमें मिनिमम एनर्जी की रिक्वायर्ड यानी कि आवश्यकता होती है उसे ही क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए हमारा एक है आर्हेनियस इक्वेशन, इसी में पूछ सकता है आपसे कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है एंड आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है। तो आर्हेनियस ने टेम्परेचर, देखिए आर्हेनियस ने क्या कहा था? टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच में एक रिलेशन दिया था जिसे हम क्या कहते हैं? आर्हेनियस इक्वेशन कहते हैं। तो K इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस ई ए एक्टिवेशन एनर्जी अपान आर इंटू टी। आर क्या है? रेट कांस्टेंट है, टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो ये इसका फॉर्मूला है, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे। K इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, ए इज इक्वल टू आर्हेनियस कांस्टेंट, ई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, आर है गैस कांस्टेंट है और टी क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन में। तो देखिए टेकिंग क्या कर लेंगे? लेट टेकिंग लॉग बोथ साइड, यानी इक्वेशन फर्स्ट में हम दोनों साइड क्या कर लेंगे? लॉग टेक कर लेंगे। तो लॉग के हो जाएगा और लॉग बेस में ई ही रहेगा, ए ई के पावर में माइनस ई अपान आर टी। तो लॉग के इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई ए। अब इस देखिए ये एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। देखिए अगर किसी के पावर में हो तो वो पावर आगे आ जाता है और इधर हो जाता है। एक और फॉर्मूला होता है, यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा आपसे फॉर्मूला लिख के। देखिए अगर लॉग ए इंटू बी हो तो उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? लॉग ए प्लस लॉग बी ना, लॉग ए प्लस लॉग बी, यानी कि लॉग ए इंटू लॉग बी। बी के लॉग ए की जगह पर ए ही है, लॉग बी की जगह पर ई टू दी पावर माइनस ई ए अपान आर टी है, इसकी जगह पर ये लिख दिए। लॉग के इज इक्वल टू लॉग बेस ई ए प्लस माइनस, यहाँ से देखिए अब ये वाला फार्मूला इस पर अप्लाई हुआ, ये आगे आ जाएगा, समझ रहे हैं आप सभी? ये आगे आ जाएगा, लॉग ए हो जाएगा। ये मैंने पूरा नहीं लिखा है फॉर्मूला, एक्स लॉग ए और बेस में ए है, इसमें ए है तो इसकी वैल्यू अभी मैंने बताया कि 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए लॉग ए एज इट इज़, लॉग बेस ई और यहाँ पर ई, दोनों जगह पर ई है तो 1 हो जाएगा और ये आगे आ जाएगा। यहाँ पर देखिए यक्स आया है, लॉग ए इंटू लॉग ए और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी क्योंकि बेस और ये समान है। तो यहाँ से 1 हो जाएगा, ये केवल इतना ही बचेगा। तो लॉग बेस ई ए के इज इक्वल टू लॉग ई ए माइनस, ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। अब लॉग के देखिए अगर इसको ई जो बेस में ई है उसको अगर 10 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा कि 2 इंटू 303 लॉग 10 के, ये
तो किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 303 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लॉग बेस 10 बन जाएगा। k इज इक्वल टू, इसको भी लॉग बेस 10 बनाएंगे तो किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 303 की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ई ए अपान आर टी, क्योंकि इसमें लॉग है नहीं तो इसको बेस बनाएंगे नहीं, तो इसमें इसका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ से देखिए अब क्या करते हैं, इसमें अगर दोनों में डिवाइड कर देते हैं, 2 इंटू 303 की डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड इंटू 303 इन द बोथ साइड क्या करते हैं, इन टर्म्स ऑफ इस टर्म और इस टर्म में हम क्या करते हैं, सभी टर्म्स में 2 इंटू 303 की डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारी टर्म्स ये आ जाती है, ये हमारी क्या कहलाती है, रिलेशन बिटवीन के इंटू टी, के और टी के बीच में रिलेशन कहलाती, क्योंकि के यहाँ पर है और टी यहाँ पर है, इन्हीं दोनों के बीच में रिलेशन कहलाती है। अब देखिए वहाँ से वो इक्वेशन निकल गई थी। अब अगर T1 इज इक्वल टू K1 माने और T2 इज इक्वल टू K2 माने, T1 पर K1 माने और T2 पर K2 माने, इक्वल नहीं मान रहे हैं हम कि T की जगह पर हम K1 रख दे और T2 की जगह पर K2। जब हम T1 लेंगे तो K1 लेंगे और T2 लेंगे तो K2 लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन रिलेट, देखिए लॉग ई बेस के इज इक्वल टू लॉग ई बेस ए माइनस लॉग ई ए अपान आर टी, ये इक्वेशन था हमारा आर्हेनियस का, जब लॉग दोनों साइड लिए थे तो ये इक्वेशन हमारा निकला था, तो वही इक्वेशन मैंने लिया हुआ है। तो लॉग ई K1 मान लिया मैंने और लॉग ई ए प्लस यहाँ से T1 मान लिया, K1 T1, K2 की T2, इसकी T की जगह पर T1 रखा मैंने और K की जगह पर K1 रखा। अब सेम ऐसे ही इक्वेशन 1 इसको मान लिया और T2 K2 और T2 रखा यहाँ पर, इक्वेशन सेकेंड मान लिया। अब इसी में मैं रख रही हूँ K1 और T1 और T2 और K2। अब फर्स्ट और सेकेंड को माइनस कर देंगे, यहाँ से हमारा माइनस करेंगे तो ये इक्वेशन यहाँ तक लॉग के माइनस, अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड को माइनस करेंगे तो ये इसके माइनस हो जाएगा, तो ये के लॉग ई K2 माइनस लॉग बेस ई K1 इज इक्वल टू, अब ये और इसके माइनस हो जाए, पहले ये लिखेंगे फिर माइनस ये लिखेंगे, तो यहाँ से ये लिख दिए। अब ये ऐसे ही लिख देंगे लॉग ई ए माइनस ई ए अपान आर T2 माइनस लॉग बेस ई ए प्लस ई ए, इसका माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो लॉग ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इन द फॉर्म ऑफ इसके हो जाएगा, प्लस वाला आगे लिख लेंगे और माइनस वाला पीछे लिख देंगे। यहाँ से ये दोनों सेम आएगा, इसका एक फॉर्मूला होता है, मैंने अभी पिछला भी बताया था कि लॉग बेस ई, अब K2 अपान K1 को अगर इस फॉर्म में डिनोट करें तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आई होप आप सभी को दिख नहीं रहा था। तो यहाँ से देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है इस फॉर्म में, तो इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, ई ए अपान आर टी 1। यहाँ से देखिए दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, ई ए अपान आर, ये दोनों में है तो दोनों में से कॉमन ले लेंगे, T अपान T1 माइनस 1 अपान T2। अब यहाँ से देखिए लॉग K2 अपान K1 इज इक्वल टू लॉग ई ए अपान आर टी। अब देखिए इसका इधर कर देंगे, इसका इधर कर देंगे, इसका इधर कर देंगे मल्टीप्लाई, तो इसका इधर करेंगे T2 माइनस इसका इधर करेंगे T1 अपान T1 इंटू T2। तो इसका अगर 10 के बेस में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 303 की लॉग 10। अब K2 अपान K1 इज इक्वल टू, ये आ गया आपका पूरा इक्वेशन आ गया, जो कि यहाँ से देखिए आपका है, एक मिनट, हाँ, लॉग बेस 10 K2 अपान K1 इज इक्वल टू ई ए अपान 2 इंटू 303 आर T2 माइनस T1 अपान T1 T2। ये आपका पूरा इक्वेशन हो गया, मेन इक्वेशन है आर्हेनियस का, यही आपको सॉल्व करना था। अगर आप सभी चाहे तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं आर्हेनियस के मेन इक्वेशन को, उतना ना करेंगे तो भी चलेगा। अगर आपसे मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपसे कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि के और टी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कीजिए। तो ये हो गया आपका पूरा 20 मार्क्स का हो गया। 20 मार्क्स में आपसे क्या क्या पूछेगा, एक्टिवेशन एनर्जी प्लस आर्हेनियस इक्वेशन। तो
इतने पूरे आपको करने हैं, 20 मार्क्स मिल जाएंगे आराम से। तो चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो चलिए तो देखते हैं कि कोलिजन थियरी, ये भी ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस लेक्चर में। यानी कि ये जो पूरा का पूरा आपका 1.5 घंटे का लेक्चर है, 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर है, इसमें पूरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट 1 के, जो कि ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में रिपीटेड हैं स्टूडेंट, उसके बारे में मैं बताई हूँ, जो कि ये स्टूडेंट्स आते ही आते हैं एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन, ये सब टॉपिक से। तो अगर आप सब ये क्लियर कर लेते हैं तो आपको मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि यूनिट 1 से कोई एक ऐसा टॉपिक नहीं होगा कि जो आपको एग्ज़ाम में ना आता हो। सभी टॉपिक आपके क्लियर होंगे। और यूनिट 1 जो है आपका काफ़ी लेंदी है, तो इससे आपके समझ लीजिए 10 to 25 मार्क्स के क्वेश्चन इससे बनते हैं। ये समझ लीजिए कि आधा तो इसी से ही बन जाता है। 75 मार्क्स में से 25 तो यही बस एक यूनिट ही आपका दे रहा है। तो यहाँ से देखते हैं कि कोलिजन थियरी क्या होता है। तो कोलिजन थियरी एक्सप्लेन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बेस्ड ऑन द idea that reacting molecule must collide with one other to form product। यानी कि कोलिजन थियरी एक प्रकार का क्या होता है, आइडिया देता है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कैसे कोलाइड करे कि वो फॉर्म यानी कि प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। इसी को क्या कहते हैं, कोलिजन थियरी। यानी कि फॉर अ रिएक्टेंट टू अकर दिस कोलिजन मस्ट हैव सफिशिएंट एनर्जी एंड अ प्रॉपर ओरिएंटेशन। यानी कि किसी भी रिएक्शन के लिए ये कोलिजन मस्ट क्या करता है कि एक एनर्जी प्रोवाइड करता है एंड सफिशिएंट एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है। द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद द नंबर ऑफ कोलाइजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। यानी कि किसी भी रिएक्शन का रेट, किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, कोलिजन पे डिपेंड करता है। यानी कि जितना मॉलिक्यूल्स, यानी किसके मॉलिक्यूल्स के, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में जितने कोलिजन होंगे वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पे, रेट पे, केमिकल के रेट पे डिपेंड करेगा। तो केमिकल का रेट ऑफ इंक्रीज कैसे होता है, जितने ज़्यादा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से देखते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, तो कंसंट्रेशन पर करता है, टेम्परेचर पर करता है, सरफेस एरिया पे करता है, कैटलिस्ट पर करता है, प्रेशर पर करता है और नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर करता है। तो दीज फैक्टर्स आर अफेक्टिंग ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि ये फैक्टर्स जो हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो यही हो गई कोलिजन थियरी। ये पूछ ली जाती है आप सभी से, या तो ये पूछी जाती है या तो ट्रांजिशन स्टेट थियरी पूछ ली जाती है। तो मैं तो कहूँगी आप ट्रांजिशन स्टेट थियरी ये पढ़कर जाइए, कोलिजन थियरी ना भी पढ़ेंगे। यानी कि मैं क्या कह रही हूँ कि आप एक बार सब टॉपिक पढ़िए, क्योंकि कोई भी टॉपिक जो मैं बता रही हूँ इस लेक्चर में, इस पूरे के पूरे वीडियो 2 घंटे के वीडियो मैं फालतू का थोड़ी ना डालूँगी। जो वीडियो इतनी लॉन्ग बना रही हूँ इसमें काफ़ी सारे जितने भी मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं, कोई भी फालतू टॉपिक नहीं था। सब आपके एग्ज़ाम में पूछे हुए टॉपिक थे। प्रीवियस में पेपर उठाकर आप सभी देख लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस मार्क्स में, किस नंबर में पूछा है, मैंने वो तक इसमें एक्सप्लेन किया है। क्योंकि इतनी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। मैंने बहुत इस वीडियो के बारे में देखा है, इस टॉपिक्स के रिलेटेड मैंने वीडियोस देखी हैं, क्या क्या हुआ है, बुक्स पढ़े हैं, तब जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कई देखे हैं, तब जाके मैंने क्वेश्चन को छाटे हैं, टॉपिक्स को छाटे हैं, किस में से कौन सा क्वेश्चन किस टाइप्स का, किस नंबर का बन रहा है, तब जाके ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ। ओके, तो आप सभी ये अगर देखना हो तो पूरी देखिएगा, अगर पढ़ के जाना हो, अगर जो एग्ज़ाम के
पास होने के लिए पढ़ रहा है तो वो मैं अभी बता दूंगी, 2-3 टॉपिक हैं उसको पढ़ के चले जाइएगा और पास होके चले आइएगा। और जो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ रहा है, अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए पढ़ रहा है, उसका CGPA SGPA जो भी वो अच्छा गेन हो, तो उसके लिए तो आपको जितना मैंने टॉपिक बताया है यूनिट 1 में, एक बार तो सभी को देख कर जाना है, कि ताकि ये एग्ज़ाम में ऐसा ना हो कि आप पेपर लें उसमें से एक आध क्वेश्चन आपका फंस जाए, यानी कि ना आए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो क्वेश्चन छोड़ने के लिए दे रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए, ऐसा आपको प्रिपरेशन करके जाना चाहिए, तो आप अच्छा नंबर गेन करेंगे। चलिए छोड़िए, हटाइए वो सब, आप सब अपने से देख लीजिएगा। आप सभी को जो पढ़ना होगा पढ़िए, ना पढ़ना हो मत पढ़िए। मेरा काम था वीडियो बनाना, मैंने बना के आप लोगों को दे दिया, अब आप लोगों की मर्जी है। सो चलिए देखते हैं अगले टॉपिक की ओर। ट्रांजिशन स्टेट थियरी क्या कहती है? तो ट्रांजिशन स्टेट थियरी क्या कहती है, ये भी 20 मार्क्स में पूछी जाती है, और पूछी ही जाती है समझ लीजिए, क्योंकि काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसको कई और नामों से भी पूछ लिया जाता है। एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स थियरी है, एब्सोल्यूट रेट थियरी है, ये सब नाम से पूछ लिया जाता है। तो इसको मैंने पॉइंट वाइज करके लिखा हुआ है ताकि आप सभी को याद करने में आसानी हो। तो देखिए, रिएक्टेंट यानी कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डज नॉट फॉर्म एनी प्रोडक्ट डायरेक्टली, यानी कि जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल होते हैं वो डायरेक्टली कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करते हैं। वो फर्स्टली क्या करते हैं, बट लेकिन फर्स्टली दे विल फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। पहले तो वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, देन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डीकम्पोजिट यानी कि डीकम्पोज्ड किसमें होता है, टू फॉर्म प्रोडक्ट। अब देखिए फर्स्ट क्या आपका कह रहा है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डज नॉट फॉर्म एनी प्रोडक्ट डायरेक्टली बट फर्स्टली दे विल फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, देन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डीकम्पोज्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट। यानी कि मॉलिक्यूल्स, जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल होते हैं वो डायरेक्टली ये प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करते हैं, पहले वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, देन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या करता है, डीकम्पोज्ड होके वो प्रोडक्ट के रूप में बनता है। सेकेंड क्या कहता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज ग्रेटर। क्या होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी क्या होती है, ग्रेटर होती है। किससे ग्रेटर होती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से। यहाँ से देखिए, एक्टिवेशन ग्रेटर देन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की एनर्जी। थर्ड क्या कह रहा है आपका, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज इन इक्विलिब्रियम विथ रिएक्टेंट। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो होता है वो रिएक्टेंट के साथ में क्या कैसा होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। वाइब्रेशनल एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो वाइब्रेशनल एनर्जी होता है वो किसके रिस्पॉन्सिबल में होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के रिस्पॉन्सिबल में होता है। तो यहाँ से देखिए, इज इक्वल टू एच म्यू वाइब्रेट, यानी कि ये किसी वाइब्रेशन एनर्जी है किसी पार्टिकल्स की, इज इक्वल टू एच न्यू वाइब्रेशनल, इज इक्वल टू यहाँ से के बी टी, एक होता है इज इक्वल टू एच न्यू, एक होता है इज इक्वल टू के बी टी, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में। तो यहाँ से दोनों इक्वेट करेंगे, अगर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अगर दोनों को लेट कर लेंगे, इक्वेट करेंगे, तो एच म्यू वाइब्रेट इज इक्वल टू के बी टी के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से शॉर्ट लीव। यहाँ से देखिए पांचवा क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव, यानी कि जो इसका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का लाइफ होता है वो शॉर्ट होता है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज अनस्टेबल, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा जो अभी मैंने बताया। यहाँ से देखिए, अब इसका एक डेरिवेशन है एक्टिवेटेड, यहाँ से तो इसका पूरा थियोरी कंप्लीट हुई। अब इसका एक डेरिवेशन है, देखिए डेरिवेशन, वी नो दैट, हम जानते हैं कि ई इज इक्वल टू एच न्यू वाइब्रेट होता है, इज इक्वल टू के बी टी, ये इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड मान लिया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एच न्यू वाइब्रेट इज इक्वल टू एच के बी टी, ये आ जाएगा। अब एच न्यू वाइब्रेट की न्यू वाइब्रेट की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा।
क्योंकि न्यू वाइब्रेट H इधर चला जाएगा, KBT/H आ जाएगी। यही क्या है, लेट द गिवन रिएक्शन इज द बोल्ट्जमैन रिएक्शन। ये हमारा कैसा रिएक्शन है, बोल्ट्जमैन रिएक्शन है। अब हम लेट कर लेते हैं कि कोई भी एक रिएक्शन है जिसमें AB क्या है, रिएक्टेंट है, और P क्या है, प्रोडक्ट है। तो रेट कैसे लिखेंगे, रिएक्टेंट को ही क्या कहते हैं, रेट। तो कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B की कंसंट्रेशन A एंड B, इसको A मान लेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थियरी। ट्रांजिशन स्टेट थियरी क्या कहता है कि कोई भी जो रिएक्शन होगा वो डायरेक्ट प्रोडक्ट में नहीं बदलेगा। तो इसके अनुसार हम क्या लिखेंगे कि AB पहले क्या बनाएगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, देन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो KC हमारा क्या हो गया, इसकी एक्टिवेटेड जो रिएक्टेंट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना रहा है उसकी क्या हो गई, रेट कांस्टेंट हो गए। तो KC हम ले लिए इज इक्वल टू A, यानी कि देखिए प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट। रेट कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो AB यहाँ से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, AB कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू AB कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, ये क्या हो गया हमारा, क्या दिखा रहा है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ये, क्योंकि ये B कॉन्जुगेट है। तो इज इक्वल टू KC, अब इसकी इधर करेंगे तो KC है कंसंट्रेशन A अपान कंसंट्रेशन B आ गया। इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई, तो ये इक्वेशन हमें मिल गया। इसको इक्वेशन 2 लेट कर लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन, अब देखिए इक्वेशन 2 इधर तक हो गया हमारा। अब यहाँ से देखिए अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थियरी रेट डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर्स, यानी कि जब हम लेते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट थियरी के अकॉर्डिंग हम क्या लेंगे कि रेट हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, 2 फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट क्या कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड वाइब्रेशनल किस पे, फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। तो R हमारा रेट कांस्टेंट हो गया इज इक्वल टू A कॉन्जुगेट इज इनटू वाइब्रेट, यानी कि R इज इक्वल टू किस पे डिपेंड कर रहा है, रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इनटू, और इस पे किस पे, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मैंने क्या माना था, A कॉन्जुगेट B माना था, यही माना था मैंने पिछले रिएक्शन में। अभी जो मैंने दिखाया है उसको स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो उसमें देख लीजिए। तो AB कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू V वाइब्रेट माना था फ्रॉम इक्वेशन B से। तो R इज इक्वल टू AB की जगह पर इस वैल्यू को रखेंगे। देखिए अब AB की जगह पर इस वैल्यू को रखेंगे तो वही है यहाँ पर AB की जगह पर ये वैल्यू मैंने पुट की, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, C इक्वेशन मान लिए फ्रॉम इक्वेशन A एंड C। A और C इक्वेशन से ये हमारा रेट इक्वल हो गया, ये रेट हमारा इक्वल हो जाएगा तो ये भी इक्वल हो जाएगा, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। K की वैल्यू निकाल लेंगे तो KCA इंटू V वाइब्रेशनल, इक्वेशन 1 आ गया। अकॉर्डिंग टू थर्मोडाइनमिक्स के अनुसार हम क्या कहते हैं, KC इक्वल किसके होता है, ये लर्न कर लीजिएगा आप सभी। थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, KC जो होता है वो इक्वल होता है e⁻ डेल जी अपान RT के इक्वल होता है। वी नो दैट, हम जानते हैं डेल जी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ये दोनों लर्निंग पॉइंट है, आप सभी ये याद कर लीजिएगा। डेल H माइनस T डेल S, ये एंट्रोपी, डेल S क्या होता है, एंट्रोपी होता है। तो यहाँ से देखिए KC, अब देखिए ये जो है डेल S जो है आपका T डेल S। अब यहाँ से देखिए अब डेल G की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ पर ये वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, इस पूरी वैल्यू को ये, तो यहाँ से पुट कर दिए तो ये आया हमारा, ये आया KC इज इक्वल टू e⁻। अब इसको R को इससे भी डिवाइड करेंगे, डेल X से भी, RT को T डेल S से भी डिवाइड करेंगे, तो दोनों को डिवाइड कर दिए और यहाँ से माइनस की मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस यहाँ पर आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। इतना हो गया, आई होप क्लियर हो गया होगा इतना। तो यहाँ से देखिए
अब के सी इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एच अपान आर टी इंटू, अब प्लस होता है तो हम इंटू के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं दोनों को। अगर ई टू दी पावर क्या था हमारा, ई टू दी पावर माइनस डेल एच अपान आर टी प्लस डेल एस अपान आर टी था, तो इसको तो हम इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा कि अगर पावर सेम बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो हम बेस को अलग भी तो कर सकते हैं। इसके फॉर्म में ये कन्वर्ट होता है, इसके फॉर्म में ये कन्वर्ट, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, के सी हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन डी, अब डी इक्वेशन जो मैंने माना था उसके अनुसार के जो होता था हमारा इक्वल होता था किससे, के सी इज इक्वल टू वी वाइब्रेट से इक्वल होता था, तो वाई इसकी के सी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट थियरी के रेट कांस्टेंट हो जाएगी। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ये हमारा पूरा हो गया ट्रांजिशन स्टेट थियरी कंप्लीट। ये भी आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थियरी थी। अब देखिए वांट ऑफ रिएक्शन, आइसोथर्म, ये सभी कुछ आपके लॉ ऑफ मास ये है एक, ये लास्ट टॉपिक है आपका, ये लास्ट टॉपिक है, ये भी आपसे पूछे जाते हैं। देखिए वांट ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म, ये भी 20 मार्क्स में पूछा गया है। तो इट गिव अ रिलेशन, ये 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है, किसी भी किसी पेपर में मैंने देखा है कि 5 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। तो इट गिव अ रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp एंड टेम्परेचर T। तो लेट अ रिवर्सिबल रिएक्शन मैंने ले लिया A प्लस B C D, ये मैंने क्या ले लिया, एक रिएक्शन लेट कर लिया अपने से। वी कैन राइट एंड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी तो डेल्टा जी, गिब्स फ्री एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा जी से। तो C प्लस D माइनस A प्लस B, ये हम ये अपने अनुसार लेट कर लीजिएगा, यानी कि लिख लीजिएगा।